गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की वैकेंसीज आ चुकी हैं और आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा इन वैकेंसीज़ को, और आप लोगों ने फॉर्म को फिल करना शुरू भी कर दिया होगा। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं आप लोग के लिए ये क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनआईसी के अंदर जो वैकेंसीज़ निकली हैं उसमें आपका क्या सिलेबस है, क्या आपका पैटर्न है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स को आप फिल कर सकते हैं और उसका क्या सिलेबस है, और प्लस कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कितने मार्क्स का क्या कुछ आएगा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहे जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ जो एनआईसी का है। देखिए, एनआईसी जो है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, आप भी इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि जितने भी तमाम हमारे गवर्नमेंट उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपका MHA और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चाहे वो डिफेंस वाला हो, कोई भी आपका डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में उसके पूरे जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल जो वह है वहाँ पे उसको पूरे का पूरा जो है वो एनआईसी देखती है। आपने देखा भी होगा कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जैसे MHA की है www.mha.nic.in, यानी कि सारे उसको एनआईसी मैनेज करते हैं, सारे उसको एनआईसी देखती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को करते हुए अड्डा 247 आप लोगों के लिए जो है क्लासेस लेके आया है, ठीक है, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए कि कैसे आपको क्लास ज्वाइन करनी है, कैसे आपको वीडियोस मिलेंगे, कैसे आप का क्या सिलेबस रहेगा, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसी चीज़ को बताने के लिए अभी मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे चैट सेक्शन में बता सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें एनआईसी के बारे में, तो एनआईसी में जो अभी वैकेंसीज निकली हैं, देखो पूरा टोटल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा पूरे के पूरे, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या कुछ है। बस मैं आपको आपका सिलेबस वो और कितनी वैकेंसीज हैं टोटल और क्या इसका क्राइटेरिया है, पैटर्न क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ। जो साइंटिस्ट बी हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स लेवल ए में आता है, ठीक है। इसमें आपकी साइंटिस्ट बी की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी 71 है, जिसमें अनरिजर्व की 30 है, SC की 10 है, ST की 5 है, OBC की 19 है और EWS की 7 है। जो साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर ग्रुप बी है आपका, गैजेटेड में आता है ये आपका, इसकी टोटल 196 वैकेंसीज हैं। 81 आपकी जनरल की हैं, 29 आपकी SC की हैं, 14 आपकी ST की हैं, 52 आपकी OBC की हैं और EWS की आपके 20 हैं। और लास्ट आपका साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है आपका ये, जिसमें 331 वैकेंसीज है टोटल आपकी। 134 आपकी जनरल की हैं, 49 आपकी SC की हैं, 24 आपकी ST की हैं, 88 आपकी OBC की हैं, 32 आपकी जो है EWS की हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोटा मोटा हमें जो समझ में आया, ये 3 वैकेंसीज है हमारी। साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की है आपकी, साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की है आपकी, ठीक है, और साइंटिस्ट आपकी बी। ये 3 आपकी वैकेंसीज टोटल हमारे पास में अभी निकली हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो साइंटिस्ट बी है उसके लिए या तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, या BTech होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एग्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स B लेवल होना चाहिए आपके पास में, या आप एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या फिर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में MSc, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA भी हो सकती है आपके पास, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ME MTech, इनमें से आपके पास कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके बिलो आपके जो है कंबाइन में या सिंगल आपके सब्जेक्ट भी इस फील्ड में आपके जो है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर, इन पर्टिकुलर डिग्रीज़ के अंदर ये सब्जेक्ट भी आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से आपके? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर आपके जो है पर्टिकुलरली इस कॉम्बिनेशन में, मतलब कि इस पर्टिकुलर आपके डिग्री या
पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में आपके पास में इनमें से एक पर्टिकुलर वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का। उसके बाद में साइंटिफिक ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं, उसमें आपका या तो एमएससी, एमसीए, एमएससी, एमसीए, बीई, बीटेक और या कोई भी आपका ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में फील्ड के साथ में आपका मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपका अलग अलग हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, और ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो क्या है कि आपका जो पर्टिकुलरली ये आपके दोनों का है, साइंटिफिक ऑफिसर और आपका टेक्निकल असिस्टेंट ए, दोनों की वैकेंसीज में आपका ये है। ठीक है, ऊपर वाला आपका ये अलग है और नीचे वाला ये आपका अलग है। ये दोनों का मिला के साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर को मिला के आपका, टेक्निकल असिस्टेंट को मिला के आपका ये है, और ऊपर वाला आपका जो साइंटिस्ट बी है आपका, जो उसकी आपके साइंटिस्ट बी की आपकी ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस किसी में रिक्वायर्ड नहीं है। बस आपको क्या है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो क्या है कि द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन। 4/4/2023 तक आपके पास में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, अगर आप अभी फाइनल ईयर में आए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है और आपके पास में आपका रिज़ल्ट आ चुका है बट आपके पास में डिग्री नहीं आई है, ठीक है, अगर आपके पास में डिग्री नहीं आई है, आप पास हो चुके हैं लेकिन आपके पास में डिग्री नहीं है, तो 4/4/2023 तक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि पास हो गए आप तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पास हो गए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट हो 4/4/2023 से पहले आया हो। 4/4/2023 से अगर पहले आया होगा देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, आप फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट के लिए 4/4/2023 से पहले। ठीक है, लास्ट ईयर आ चुका है अप्लाई कर सकते हैं, उससे लास्ट ईयर आ चुका है अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 30 ईयर्स तीनों के लिए आपकी है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स। ठीक है, SC/ST हैं तो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज, और OBC हैं आपके तो 33 ईयर्स। ठीक है, PW है तो आप SC/ST PWD है अगर आप, ठीक है, तो आप 40, और अगर सर्विस कैंडिडेट हैं आप, ठीक है, अनरिजर्व्ड हैं, EWS है, सर्विस कैंडिडेट है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो 35 के उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस में आप फिर वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप SC/ST सर्विस में SC/ST में हैं, SC/ST कैटेगरी से, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 40 ईयर्स के अगर आप हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर OBC हैं आप और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एक्स सर्विस मैन का तो जो भी इनका रूल होगा उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप NIC में ही अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 5 साल का यहाँ पर भी आपको छूट मिल रही है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, NIC में वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी 5 साल की छूट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए, ये तो हो गया आपका ये पूरी डिटेल। और एक चीज़ और है यहाँ पर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इट विल बी इट विल बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया में भी मिल सकता है और इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मेन उसकी, दैट इज़ पर्टिकुलरली हमारा सिलेबस, जिसके लिए आज आपकी एक क्लास लगी है। ठीक है, फीस वगैरह आपने देख ली होगी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं हमारा सिलेबस क्या है पर्टिकुलर उसका। ठीक है, तो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे आपके, 3 घंटे का पेपर होगा, और इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में आपका नहीं आएगा। ठीक है, और 2 चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है
कि जो आपका पेपर होगा इट इज़ ऑफ पर्टिकुलरली, अगर हम इसकी बात करते हैं हम लोग, जो आपको साइंटिस्ट भी एंड साइंटिफिक ऑफिसर, और इसकी अगर हम बात करें 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। और ऑनलाइन पेपर होगा आपका, ऑफलाइन नहीं होगा, और हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा सिर्फ, ठीक है। और 65% जो आपके टेक्निकल एरिया के क्वेश्चन आएंगे, 35% क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से, ठीक है, और रीजनिंग से, मैथ्स से, इन सब से आएंगे, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको जो है कि आपको पास होने के लिए, ठीक है, मतलब कि क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है, मतलब कि मेरिट में आने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए रिटर्न एग्जाम में, कम से कम 50 नंबर, 50%, सॉरी, कम से कम 50% नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। यानी कि 120 है तो 60 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। 60 मार्क्स जनरल कैटेगरी, अगर आप EWS से तो 40%, और अगर OBC SC ST से तो आपके 30% होने चाहिए, ठीक है। क्लियर। और एक और चीज़ है यहाँ पर, द कट ऑफ मार्क्स स्पेसिफाई वुड बी एप्लीकेबल इन द ओवरऑल मार्क्स, ठीक है, एज वेल एज फॉर द ईच सेक्शन, ठीक है। पूरा टोटल भी होना चाहिए आपका, और सेक्शन वाइज भी आपके होने चाहिए, यानी कि सेक्शन वाइज और पूरा टोटल, मतलब कि एक तो आपके 120 में से 60 नंबर होने चाहिए टोटल। और दूसरा क्या है कि आपके जैसे 35% मार्क्स आपके उसके हैं जनरल सिलेबस के, तो उसमें भी आपके 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और उसमें भी आपके 50% आने चाहिए। और एक और चीज़ है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25, ठीक है। 0.25 जो आपके नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की, कि आपका सिलेबस क्या है इसका। यहाँ पे आता है आपका सिलेबस, ये रहा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस में 35% जैसे मैंने आपको बताया, इट विल बी पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स, उसके बाद जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड, ये रहेगा आपका, ठीक है। 35% वाला, यानी कि जिसमें आपका इंग्लिश, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी, आपकी मैथ्स रहेगी, और आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। जो सेक्शन बी है दिस इज फॉर योर कंप्यूटर पार्ट, ये आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, पूरा IT वाला पार्ट हम बोलते हैं इसे, जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी स्टैटिस्टिक्स और भी आपका कंप्यूटर, मतलब सॉरी, मैथ्स वाला पार्ट आ गया, प्रोबेबिलिटी भी आपके मैथ्स वाले पार्ट के आ गए। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ी होगी, रीजनिंग के अंदर पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी, और मैथ्स के अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा होगा, स्टैट्स को। सेकेंड वाले पॉइंट से हमारा यहाँ पे कंप्यूटर शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर प्रिंसिपल्स, जिसमें आपका बुलियन एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद में थ्योरम्स आएंगे आपकी, के मैप, कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट, SR, JK, TD, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, सिंक्रोनस मॉडल्स एंड काउंटर्स, ये आपके पर्टिकुलरली डिजिटल वाले पार्ट में रहेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर थर्ड पार्ट रहेगा आपका, जिसमें मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कंप्यूटर्स, मशीन इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड, ALU, डाटा पाथ, CPU कंट्रोल, डिज़ाइन, मेमोरी इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद में कैश एंड मेन मेमोरी, सेकेंड, मतलब जो भी आपके कंप्यूटर से इंटरनल पार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, ALU हो गया आपका, CPU हो गया, सारी चीज़ें आपकी इसमें उससे रिलेटेड जो है, ये आपका डिजिटल वाला पार्ट आ गया, जिसमें आपका JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, रजिस्टर्स वगैरह सारा आपका वाला पार्ट आ गया। ये वाला पार्ट आपका पूरा जो है बेसिक कंप्यूटर से आ गया, जिसमें SRAM, DRAM, कैश मेमोरी क्या होती है, मेमोरी इंटरफेस क्या होता है आपका, सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो जाती है, ठीक है, रैम बस मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट आपका प्रोग्रामिंग वाला आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, जिसमें आपका प्रोग्रामिंग इन C, फंक्शंस, रिकर्शन, पैरामीटर पासिंग, स्कोप बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा टाइप, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हिप्स, ये जो आपका ऊपर ये वाला जो पार्ट आपका लिखा हुआ है, इसमें आपकी प्रोग्रामिंग नहीं है पूरी,
ठीक है, मतलब कि प्रोग्रामिंग आएगी तो आपके बेसिक से सिंटैक्स से पूछे जाएंगे, मतलब कि इतना पूरा डीपली नहीं आएगा कि बहुत ही ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, सिंटैक्स आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक आपसे प्रोग्रामिंग छोटी छोटी प्रोग्रामिंग पूछी जाएगी बेसिक वाली, ठीक है, ज़्यादा आपसे पूरा बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब कि छोटा पार्ट आपसे प्रोग्रामिंग का पूछा जाएगा। इसमें आपके सारे एरे, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट सारी चीज़ आ गई। फिर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है जिसके अंदर आपका जावा, .NET, ओपन PHP, पाइथन, गोलैंग और नोड.js, वही सेम चीज़ यहाँ पे आगे डेफिनेशंस प्लस आपके जितने भी इसके अंदर आपके डाटा टाइप्स हैं, लूप्स हैं, ये सारी चीज़ें, और बेसिक आपका मतलब के वो बेसिक इन द सेंस आपका वो क्या कहते हैं इसके अंदर सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स आ गया आपका। सिंटैक्स के अंदर मतलब कि भाई जैसे कोई प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए लूप का प्रोग्राम है, तो लूप के प्रोग्राम में आपसे सिंटैक्स पूछ लिया, इस टाइप से सिंटैक्स आपका, ठीक है। उसके बाद में फिर एल्गोरिदम्स आते हैं। एल्गोरिदम्स में आपके ग्रिडी एल्गोरिदम है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, डिवाइड एंड कनक्योर एल्गोरिदम है, ट्री एंड ग्राफ ट्रैवर्सिंग है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, स्पैनिंग ट्री है, शॉर्टेस्ट पाथ है, हैशिंग है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, ठीक है। तो एल्गोरिदम्स आ गए सारे आपके सारे। उसके बाद में डेटाबेसेस आ गया आपका, जिसमें ER मॉडल आ गया आपका, SQL आ गया, फाइल स्ट्रक्चर्स आ गए, डाटा DBMS आ गया आपका पूरा। देखिए आपने इंजीनियरिंग में पक्का पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग आपने अगर क्योंकि इंजीनियरिंग इसमें मांग रखी है आपका BTech, BE, BTech, MCA, ठीक है, तो आपने पक्का आपके MCA में, BE में, BTech में आपने पक्का पढ़ा होगा। जैसे मैंने MCA में पढ़ा था, सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं पे पढ़ी होंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर मतलब कि वही आपके सामने वही चीज़ आ रही है यहाँ, ठीक है। उसके बाद सॉरी उसके बाद आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिस्टम डायरेक्टेड ट्रांजिशन, कोड जनरेशन, ऑप्टिमाइजेशन, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये सारे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट आ गया, जिसमें कैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया जाता है, कोडिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ये आ जाएगा। देन कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट आ गया, जिसमें आपके पूरे TCP, IP, UDP, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, HTTPS, STTP, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया आपके, स्विचिंग, गेटवे, रूटर्स, ये सब आ गया। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक की, प्राइवेट की, क्रिप्टोग्राफी की वगैरह क्या होती है, ये आ गया आपका। फिर वेब टेक्नोलॉजीज़ में आपका HTML5 और XML, CSS, XML, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर, कंप्यूटर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वेब एप्लीकेशन, ये आपके वेब टेक्नोलॉजीज़ में आ गए, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर आपका वही पूरा आपके वही सिलेबस है जो आपने कहीं ना कहीं पे BTech या MCA में पढ़ा है। अब बात आती है कि भाई इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका कंप्यूटर वाला पार्ट, ये ऑलरेडी इसके वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, प्लस आने वाले टाइम पे हम आपके लिए लाइव लेक्चर्स भी लेके आएंगे। वो पूरे का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से वो करेंगे। लाइव लेक्चर भी रहेंगे आपके लिए, बैचेस भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बैच भी आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा, प्लस आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, आने वाले टाइम पर आपके लिए यहाँ पे सीरीज़ शुरू हो जाएगी, हम लोग बहुत ही जल्द आप लोग के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं यहाँ पे IT की, इस NIC की। प्लस उसके साथ साथ जो है हम लोग आपके साथ मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए आपको वीडियो कोर्स में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, और आपका कोई डाउट है, कोई भी आपका डाउट सेशन लेना है, कोई भी आपको डाउट आता है, तो वो भी आप यहाँ पे मुझसे जो है लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए डाउट सेशंस भी रहेंगे यहाँ पे, लाइव सेशंस भी रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और भाई देखिए ये जो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आप ये देख सकते हैं यहाँ एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि देखो एक तो गैजेटेड ऑफिसर की है, ठीक है, गैजेटेड है ये आपका, गैजेटेड ऑफिसर यानी कि आप साइन कर सकते हैं, गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे आप। और देखिए पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो 56,000 से मिनिमम यहाँ पे आपका पे स्केल है आपका 56,000, ये आपका 44,000, ये आपका 35,000, 56 प्लस आपके और TAD HRA वगैरह मिला हम लोग के आपका लगभग ये 90-1 लाख के आसपास बनेगा, मतलब 1 लाख रुपये स्टार्टिंग में ही ज्वाइन करते ही, और वो भी गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर को परचेज करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं, Adda 247 की वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे NIC
ठीक है। एंटर कोर्स पे यहाँ पे आप लिखेंगे NIC, और जैसे आप लिखेंगे आपके सामने इस टाइप से ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको NIC साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट, इस पे जाना है आपको NIC साइंटिफिक ऑफिसर B पे, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने इस तरीके से वीडियो कोर्स आएगा। यहाँ पे आप व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे और व्यू ऑफर्स पे क्लिक करके आप मेरा कोड यूज़ करेंगे Y409, अप्लाई कर देंगे इसे, तो ये 2069 रुपीज़ का हो जाएगा। 2069 रुपीज़ में आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस आने वाले टाइम पर आपको इसमें डाउट सेशंस वगैरह ये भी मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने प्रिपरेशन शुरू करेंगे और बहुत ही जल्द जो है मुझे आप डाउट सेशन में प्लस आप लाइव लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।